Good morning, students. Today we are going to study a topic which is related to our previous topic, that was brachial plexus, and today we are going to discuss about its injury like Ehlers palsy and clumcus paralysis. First of all, हम लोगों को जानना होगा कि Ehlers palsy क्या होता है. ये ब्रैकियल प्लेक्सस जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसके अपर ट्रंक का इंजरी होता है. ब्रैकियल प्लेक्सस में जो अपर ट्रंक होता है वहाँ पे 6 नर्व्स आपस में यूनाइट करते हैं. 6 नर्व्स जहाँ पे मिलते हैं उस एरिया को अपर ट्रंक के अर्स पॉइंट बोला जाता है. This is the area of the upper trunk where 6 nerves are meeting together, and this point, this region of the upper trunk is called Ehlers point. ये हमारा Ehlers point है. यहाँ पे C5 आकर मिल रहा है, C6 आकर मिल रहा है. ट्रंक का अंटीरियर डिवीज़न है, पोस्टीरियर डिवीज़न है, एक यहाँ पे सुप्रास्कैपुलर नर्व और नीचे में सबक्लेवियस नर्व. ये होता है Ehlers point. तो इस ट्रंक की इंजरी, अपर ट्रंक जो ब्रैकियल प्लेक्सस का है, यहाँ जो इंजरी होती है, इस इंजरी से कुछ मसल्स हम लोगों के पैरालाइज्ड होते हैं और इस इंजरी को कहा जाता है Ehlers palsy. अब सबसे पहले इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि कॉज ऑफ इंजरी होता क्यों है. ये कॉज ऑफ इंजरी. कॉज ऑफ इंजरी, कॉज सिर्फ एक है, अनड्यू सेपरेशन ऑफ हेड फ्रॉम द शोल्डर. मतलब कि नेक को अगर हम लोग स्ट्रेच करते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे जो हमारे नेक और शोल्डर के बीच में ब्रैकियल प्लेक्सस है उसके अपर ट्रंक में यहाँ पे इंजरी होती है. ये स्ट्रेचिंग कब और कैसे होती है? ये स्ट्रेचिंग जनरली 3 तरह से होती है. सबसे पहला और सबसे कॉमन जो इसका इंजरी होता है वो होता है बर्थ इंजरी. जब बच्चे जन्म लेते हैं उस समय जो डॉक्टर या जो नर्स बेबी को डिलीवर करते हैं वो उस समय मिस हैंडलिंग के कारण नेक को ज़्यादा टिल्ट कर देते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं, जिसके कारण ये Ehlers palsy होता है. अपर ट्रंक का बच्चे के इंजरी हो जाता है. ये एक कारण होता है जो कि सबसे कॉमन कारण है, सबसे कॉमन. दूसरा कारण होता है फॉल ऑन द शोल्डर. जब कहीं से आप गिरने के बाद वैसे गिरे कि आप शोल्डर के भार पे, ग्राउंड पे गिर गया और नेक आपका ज़्यादा स्ट्रेच्ड हो गया, तब भी ये इंजरी हो सकता है. इट इज़ लीस्ट कॉमन. सबसे कॉमन जो होता है वो बर्थ इंजरी में होता है. उसके बाद होता है फॉल ऑन द शोल्डर. तीसरा जो होता है ड्यूरिंग एनेस्थेसिया. एनेस्थेसिया किसे कहते हैं?
जो ड्रग इस्तेमाल होता है, जो टेक्निक इस्तेमाल होता है सर्जरी में या किसी तरह के ऐसे ट्रीटमेंट में जिसमें पेशेंट को अनकॉन्शियस रखना है या उस साइट को सेंसलेस रखना है, तो वहाँ एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करते हैं। वैसे एनेस्थीसिया को इस्तेमाल करने में भी कभी कभी अपर ट्रंक का इंजुरी होता है ब्रेकियल प्लेक्सस का, जिसके कारण अर्श पाल्सी डेवलप करता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अर्श पाल्सी का साइट हम लोगों ने देख लिया कि कहाँ है। दूसरा हम लोगों ने देख लिया पॉइंट कि काउज ऑफ इंजुरी क्यों होता है। अब तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको होने से क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ये पेन आपका काम नहीं कर रहा है, दूसरा पेन लेंगे हम लोग। तो हम लोगों को यहाँ पे देखना है सबसे पहले कि मसल्स पैरालाइज्ड। कौन कौन सा मसल्स पैरालाइज्ड होता है ब्रेकियल प्लेक्सस के अपर ट्रंक के इंजुरी में। सबसे आसान है याद रखना, बी मतलब बाइसेप्स ब्रेकियाई, ब्रेकियलिस, ब्रेकियो रेडियलिस। ये 3 मसल्स याद हो गया। चौथा सुप्रा स्पाइनेटस, पांचवा इंफ्रा स्पाइनेटस, छठा सुपाइनेटर और सातवां डेल्टॉइड। ये 7 मसल्स पैरालाइज्ड होते हैं अर्श पाल्सी में। ये हो गए मसल्स पैरालाइज्ड। मसल्स पैरालाइज्ड होने की वजह से क्या होगा, डिफॉर्मिटी होगी। ब्रेकियल प्लेक्सस का जो डिफॉर्मिटी है उसको हम लोगों ने पुलिसमैन टिप या पोर्टर टिप या वेटर टिप के नाम से जाना है। आप लोग सबको पता होगा पुलिस मैन्स टिप या पोर्टर टिप या वेटर्स टिप। इस डिफॉर्मिटी को कहा जाता है जो होता है अर्श पाल्सी में अपर ट्रंक के इंजुरी की वजह से। बेसिकली पुलिसमैन टिप, पोर्टर टिप या वेटर्स टिप कैसे पोजीशन होता है, वो इस तरह का पोजीशन होता है। ये जब आर्म्स अडक्टेड होगा, मीडियली रोटेटेड होगा, एक्सटेंडेड होगा फोर आर्म और प्रोनेटेड होगा, तो ये पोजीशन जो कहलाएगा ये पुलिसमैन टिप या पोर्टर टिप कहलाता है। पोर्टर कहने का मतलब होता है गेटकीपर, पोर्टर का मतलब होता है गेटकीपर। तो पुलिसमैन, पोर्टर या वेटर टिप, जो आप देखते होंगे कभी खड़ा है कोई भी पुलिसमैन या गेटकीपर, तो हमेशा वो लोग का टारगेट रहता है टिप लेने का। तो आप कोई काम करो और पीछे से उसके हाथ में थमा दो, तो इस तरह के पोजीशन में जब रहता है तो वो कहलाता है पोर्टर टिप या पुलिसमैन टिप या वेटर्स टिप। ये पोजीशन पुलिसमैन टिप, पोर्टर टिप या वेटर टिप आपको मैं करके नहीं दिखाऊंगा, वो आपका होमवर्क है कि आप ये जानें कि पुलिसमैन टिप कैसे लेते हैं, वेटर टिप कैसे लेते हैं और पोर्टर्स टिप कैसे लेते हैं। ये आप जानकारी खुद से हासिल करें और देखें कि किस तरह का डिफॉर्मिटी अर्श पाल्सी में होता है। ठीक है, मसल्स पैरालाइज्ड हो गया, जो मसल्स जो काम करता था वो अब अपना काम नहीं करेगा। यही है डिसेबिलिटी में। मैं फिर भी थोड़ी मदद आपकी ये कर दे रहा हूँ कि ये बता ज़रूर दे रहा हूँ कि किस पोजीशन में
वो कौन सा पार्ट्स अपर लिम्ब का होगा। तो जब डिफॉर्मिटी की मैंने बात की है और बताया है पुलिसमैन टिप, तो आपके हिंट के लिए मैं ये बता देता हूँ कि आर्म का पोजीशन क्या होगा। आर्म अडक्टेड होगा, ठीक है, और मीडियली रोटेटेड होगा। अब तुम अपने बॉडी पे करके देखो आर्म को अडक्शन और मीडियली रोटेशन करके। नेक्स्ट हम लोगों को जो देखना है, आर्म के बाद दूसरा पोजीशन होता है फोर आर्म। फोर आर्म किस पोजीशन में आ जाएगा? वो रहेगा एक्सटेंडेड और प्रोनेटेड। तो अगर आपको ये पता है कि एक्सटेंशन किसे कहते हैं और प्रोनेशन किसे कहते हैं, तो आप उस पोजीशन में अपने फोर आर्म को रख के देख सकते हैं। तो आर्म हो गया अडक्टेड, मीडियली रोटेटेड, फोर आर्म हो गया एक्सटेंडेड और प्रोनेटेड। अब इस पोजीशन में करके देखो कि तुम्हारे लिम्ब का पोजीशन क्या होता है। जो पोजीशन तुमको फाइनली मिलेगा वही होगा पुलिसमैन टिप या पोर्टर टिप या वेटर टिप। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, डिफॉर्मिटी के बाद डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का मतलब क्या होगा? जिस काम को करने के लिए आप कैपेबल अब नहीं है या एबल नहीं है आपका लिम्ब, वो होगा डिसेबल। डिसेबल में हम लोगों को सबसे पहले वही देखना है, फिर से किसे देखना है? आर्म को देखना है। आर्म किस पोजीशन में जा चुका था? अडक्टेड था और मीडियली रोटेटेड था। इसका मतलब उसका अपोजिट जो फंक्शन होगा वो आप नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आप आर्म से को किस पोजीशन में नहीं ला पा रहे हैं, आपसे क्या नहीं हो रहा है, क्या डिसेबिलिटी हुई? अब आर्म को आप एबडक्शन नहीं करवा पा रहे हैं। दूसरा, आर्म आपका किस पोजीशन में है? मीडियली रोटेटेड था, तो इसका मतलब कि आप लैटरल रोटेशन नहीं करवा पा रहे हैं। ये आर्म की डिसेबिलिटी हुई। फोर आर्म की डिसेबिलिटी। फिर यहाँ पर भी वही बात होगी, जस्ट अपोजिट। वहाँ पे आप एक्सटेंडेड थे तो यहाँ आप नहीं क्या कर पा रहे हैं, तो फ्लेक्शन आपसे नहीं हो रहा है फोर आर्म का। उसके बाद फोर आर्म के फ्लेक्शन के साथ आप प्रोनेटेड थे, इसका मतलब कि आपसे क्या नहीं हो पा रहा है? सुपाइनेशन नहीं हो पा रहा है। वैसे भी सुपाइनेटर मसल्स सुपाइनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब सुपाइनेटर पैरालाइज्ड हो गया तो आप सुपाइनेशन कर कैसे पाओगे? इसलिए ये हो गई डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी में और होगा कि जर्क लॉस्ट होगा। जर्क क्या आता है? रिफ्लेक्स जो हम लोग चेक करते हैं कि वेदर योर नर्व्स एंड ब्रेन्स एंड मसल्स आर कोऑर्डिनेटेड वेरी वेल और अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं, तो उसको टेस्ट करने के लिए जर्क टेस्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ जर्क भी लॉस्ट होगा, जर्क लॉस्ट हो जाएगा। कौन कौन सा जर्क लॉस्ट हो जाएगा? तो सुपाइनेटर जर्क, जब सुपाइनेटर पैरालाइज्ड है तो सुपाइनेटर जर्क लॉस्ट होगा। और क्या होगा? बाइसेप्स जर्क लॉस्ट हो जाएगा। उसके अलावा अब हम लोगों को एक चीज़ और समझना है कि चूंकि C5 और C6 यहाँ इन्वॉल्व था, तो C5 और C6 नर्व जो होता है थोड़ा सा सेंसरी सप्लाई करता है डेल्टॉइड मसल्स को। तो चूंकि C5 और C6 की इंजुरी है तो यहाँ पे डेल्टॉइड मसल्स का भी थोड़ा सा नर्व सप्लाई अफेक्टेड होगा और सेंसेशन ओवर द लोअर एरिया ऑफ द डेल्टॉइड विल बी लॉस्ट। सेंसेशन ओवर डेल्टॉइड लॉस्ट हो जाएगा। इतना काम हुआ ब्रैकियल प्लेक्सिस के एक इंजुरी से। उसके अलावा इसके ट्रीटमेंट के बारे में अगर बात करेंगे हम लोग, तो ज़्यादातर केस में ये अगर इंजुरी बहुत सीवियर नहीं है तो सेल्फ हीलिंग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो खुद से ठीक हो जाएगा।
और अगर थोड़ी सी ज़्यादा इंजरी है तो इसमें हम लोग फिजियोथेरेपी से भी इसको करेक्शन करते हैं, फिजियोथेरेपी से ट्रीटमेंट करके इसको ठीक करते हैं। और फिजियोथेरेपी के अलावा अगर उससे भी नहीं ठीक होगा तो फिर सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए जाना पड़ता है। सर्जिकल इंटरवेंशन में कई तरह की सर्जरी होती है। एक होती है नर्व से रिलेटेड सर्जरी, एक होती है मसल से रिलेटेड सर्जरी। तो जितना जिस तरह की इंजरी हुई है उस तरह से उसको ट्रीट करके हम लोग रिकवर करवाते हैं। तो ये हमारा हो गया अर्श पाल्सी। अर्श पाल्सी में इंजरी जो हुई उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सबसे पहले साइट देखा, C5 C6 से निकला है अपर ट्रंक। अपर ट्रंक में 6 नर्व यहाँ पे मिल रहा है, सुप्रास्कैपुलर नर्व ऊपर, नीचे नर्व टू सबक्लेवियस। इसकी इंजरी अपर ट्रंक की कहलाती है अर्श पाल्सी। अर्श पाल्सी में साइट ऑफ इंजरी क्या इंपॉर्टेंट आता है, कॉजेज ऑफ इंजरी। कॉजेज ऑफ इंजरी में हमने बताया कि सडन नेक का ज़्यादा स्ट्रेचिंग जो करते हैं, अनड्यू सेपरेशन ऑफ हेड फ्रॉम द शोल्डर, जो 3 वजह से मेनली और मोस्टली होता है। पहला बर्थ इंजुरी, दूसरा ड्यूरिंग एनेस्थेसिया और तीसरा फॉल ऑन द शोल्डर। ये हुआ कॉजेस ऑफ इंजुरी। उसके बाद होता है मसल पैरालाइज्ड। मसल्स को याद रखने के लिए हम लोगों ने बताया कि बाइसेप्स ब्रैकियाई, ब्रैकियलिस, ब्रैकियोरेडियलिस, ये 3 बी से याद रखो। सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, दोनों एक तरह का मसल्स है, एक जगह पर ऊपर नीचे अटैच है स्कैपुला में, तो उससे इसको याद रखो। और सुपाइनेटर, डेल्टोइड, यही 7 तरह के मसल्स पैरालाइज्ड होते हैं जो अपने फंक्शन को खोते हैं। तो डिफॉर्मिटी होती है। डिफॉर्मिटी क्या होती है, पुलिसमैन टिप, पोर्टर टिप या वेटर टिप होता है। उसमें बताया हमने आर्म अडक्टेड होगा, मीडियली रोटेटेड होगा, और फोर आर्म जो होगा वो एक्सटेंडेड होगा, प्रोनेटेड होगा। उसके अलावा लास्ट में हम लोगों ने डिसेबिलिटी देखी। डिसेबिलिटी में जो डिफॉर्मिटी हो गई उसकी जस्ट अपोजिट डिसेबिलिटी, मतलब आप जो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आर्म में एबडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, एबडक्शन नहीं हो पा रहा है, लैटरल रोटेशन नहीं हो पा रहा है, फ्लेक्शन फोर आर्म का नहीं हो पा रहा है, सुपाइनेशन नहीं हो पा रहा है, ये डिसेबिलिटीज़ हैं। जर्क लॉस्ट हो गया, सुपाइनेटर जर्क लॉस्ट हो गया, बाइसेप्स का जर्क लॉस्ट हो गया, सेंसेशन ओवर द लोअर एरिया ऑफ द डेल्टॉइड ये लॉस्ट होगा। यही है अर्श पाल्सी। अर्श पाल्सी के बाद ऐसे भी हम लोग देखेंगे क्लम्पस पैरालिसिस नेक्स्ट क्लास में, जिसमें बताएंगे हम लोग कि अपर ट्रंक नहीं, वहाँ इंजरी जो होगी वो लोअर ट्रंक की होगी। थैंक यू वेरी मच।